क्या तुमने कभी सोचा है कि लोकेश की फिल्में कंपेयर टू अदर्स इतनी डिफरेंट क्यों होती है? सिर्फ 5 फिल्में बना के ये इंसान तमिल सिनेमा के टॉप पे बैठा है, जिनकी फिल्मों का क्रेज ना सिर्फ तमिल में बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इन्होंने ही हमें एलसीयू दिया है और शायद यही कूली से तमिल सिनेमा को उनकी पहली 1000 करोड़ की फिल्म देंगे। ऐसे में सवाल तो आएंगे कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज ऐसा क्या करते हैं जो ज्यादातर डायरेक्टर आजकल नहीं कर पा रहे हैं। आगे क्यों 5-6 मिनट के स्क्रीन टाइम में ही रोलेक्स इंडिया का सबसे फेवरेट विलन बन चुका है, और ऐसी कौन सी खास बात उनकी फिल्मों में है जिसने उन्हें इतने कम फिल्मों में इंडिया के टॉप डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब यही सवाल जानने के लिए मैंने उनकी पूरी फिल्मों को देखा, और पता है कि जब मैंने उनकी केती देखी थी तब से मैं इस बंदे का बड़ा फैन बन चुका था, क्योंकि इंडियन सिनेमा में ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है जिसमें ना गाने होते हैं ना रोमांस, बस कहानी पे फोकस होता है। और उसके ऊपर से करियर के शुरुआत में ही ऐसी रिस्क लेना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए केती पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे केती लोकेश की सबसे खास फिल्म है, पर मैं गलत था, क्योंकि जब मैंने इस वीडियो के लिए उनकी सारी फिल्में देखी तब पता चला कि उनकी खास फिल्म तो मानागरम है। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो तुम लोग कमेंट में करेक्ट कर सकते हो। अब मानागरम में उन्होंने नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के साथ हाइपरलिंक फॉर्मेट का यूज इतने अच्छे से किया है कि 2 सेकेंड भी तुम स्क्रीन से ध्यान नहीं हटा पाओगे। अगर तुम मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो तो तुम्हें ये पता होगा कि नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग क्या है, पर फिर भी जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि जिसमें मूवी की टाइमलाइन पास्ट और प्रेजेंट में जंप करके ऑडियंस के दिमाग से खेलती है उसे नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग कहते हैं। लेकिन नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के साथ मानागरम में दूसरी टेक्निक का भी बहुत ही अच्छे से यूज हुआ है, हाइपरलिंक फॉर्मेट, जिसमें मल्टीपल स्टोरी लाइन जिनका एक दूसरे से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता वो किसी घटना की वजह से आपस में जुड़ जाती है। यानी कि एक ही कहानी के मल्टीपल सब प्लॉट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और मानागरम स्पेशल इसीलिए है क्योंकि उसमें कोई हीरो या विलन है ही नहीं। अब क्योंकि ये उनके करियर की पहली फिल्म थी तो शायद बजट और ट्रस्ट के कारण लोकेश ने बहुत ही स्मार्टली एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जिसकी ताकत उसके हीरो या विलन नहीं बल्कि कहानी खुद है। मूवी में करीब 6 कैरेक्टर्स है जिनकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं जो आगे जाके एक दूसरे से टकरा जाती है और ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करती है कि तुम चाहकर भी डिसाइड नहीं कर पाती हो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और फिर इसी स्टोरी टेलिंग का यूज लोकेश कनगराज ने अपने आगे आने वाली फिल्मों में भी किया है, लेकिन कुछ अपडेट के साथ। यानी कि आगे जो उनकी फिल्में आई उन्हें पूरी तरह से हाइपरलिंक नरेशन नहीं कहा जा सकता है, और उनमें भी लोकेश कनगराज का हाइपरलिंक स्टोरी टेलिंग से ऑब्सेशन साफ दिखाई देता है। जैसे कि केती में भी मल्टीपल सब प्लॉट से स्क्रीन प्ले के साथ खेला गया है, सेम मानागरम वाले ही स्टाइल में। जैसे कि पहले सबकी अलग अलग टाइमलाइन होती है, लेकिन अपने ही पर्सनल रीजन की वजह से वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उनके प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि ये लड़का ड्राइवर के साथ फंसता है, वैसे ही नेपोलियन इन बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन में फंसता है। और सिचुएशन इतनी सेम है कि इन दोनों सिचुएशन में इन दोनों के सामने गुंडे होते हैं। वहीं पे केती में दिलीप बिजॉय के साथ फंसता है और पुलिस को बचाता है। सेम वैसे ही इधर ये लड़का इनके साथ फंसता है और पुलिस से एक बच्चे को बचाता है। वैसे तो डायरेक्टर के मानागरम में यूज की गई और भी कई सारी चीजें उनकी आगे की फिल्मों में फॉरवर्ड होती है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन वो हाइपरलिंक और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का यूज अपनी फिल्मों में क्यों करती है पहले ये जान लो। दरअसल जब अनजान कैरेक्टर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर एक दूसरे से टकराते हैं तब उनके जरिए ऑडियंस के दिल की धड़कनें बढ़ाई जाती है। व्यूअर्स कंटिन्यू देखते हुए यही सोचती है कि कैरेक्टर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानागरम में एक शरीफ शाणे को दूसरा समझ के ये गुंडे पीट देते हैं और उसकी डॉक्यूमेंट वाली फाइल इस ड्राइवर के पास पहुंच जाती है। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंट के बिना उसे जॉब नहीं मिलेगी, और वही पे ड्राइवर भी उसे फाइल देना चाहता है, पर ड्राइवर को पता ही नहीं है कि ये फाइल उसी की है। वो एक दूसरे से टकराते भी है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इधर सेम उसी तरह से केती में भी एक पुलिस वाला कंटिन्यू लॉरी में छुप के गुंडों को केती का पता भेजता रहता है, इसलिए उन पे लगातार हमले होते रहते हैं। अब ये प्रॉब्लम भी उसकी तरह हमारे सामने होती है, लेकिन लास्ट तक सॉल्व नहीं की जाती, और ये चीज ऑडियंस को दिखाई जाती है ताकि हमारी बीपी बढ़ सके और हम कंटिन्यूसली ये सोचते रहे कि आगे क्या होगा और क्या ये पुलिस वाला पकड़ा जाएगा भी या फिर नहीं।
लेकिन वहीं पे इसके बारे में कैरेक्टर्स को कुछ भी पता नहीं होता। एवं जब मास्टर में जेडी भवानी को ढूंढने आता है तब उसने भी भवानी की ही गर्दन पकड़ी है, ये उसे नहीं पता होता, पर ऑडियंस के सामने ये चीज रिवील की जाती है ताकि एक टेंशन वाली सिचुएशन को क्रिएट किया जा सके। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन से कहानी में केओस क्रिएट किया जाता है। नाउ नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, इसका भी यूज पहली फिल्म से लेकर उनकी आखिरी फिल्म तक हुआ है। हर फिल्म में कैरेक्टर के अपने पास्ट होती है जो या तो उस कैरेक्टर को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाने का काम करती है या फिर उसमें लेयर्स ऐड करके कैरेक्टर को एक नया बिल्डअप देने के लिए। जैसे कि केती में दिल्ली के पास्ट को लेकर पूरी फिल्म में मिस्ट्री क्रिएट की जाती है और शॉकिंगली उसका पे ऑफ हमें अभी तक नहीं मिला है। अब पार्ट 2 का इंतजार बर्दाश्त से बाहर हो रहा है भाई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सेम यही चीज विक्रम और लियो दोनों में होती है। दोनों कैरेक्टर के अराउंड मिस्ट्री को बिल्ड करके अलग अलग तरीके से उसका पे ऑफ हमें दिया जाता है, लेकिन मास्टर इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअली में नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओगे तो काफी अलग है, क्योंकि इसमें हमें भवानी के पास्ट को दिखा के उसके कैरेक्टर को बिल्डअप दिया जाता है और उसकी ओरिजिन स्टोरी को देखकर तुम्हें वो कैरेक्टर पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये कहानी थोड़ी सी अलग है। सेम इसमें भी लियो, विक्रम और दिल्ली की तरह मास्टर की एक बैक स्टोरी होती है, पर मैं मास्टर को अलग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी फिल्मों की तरह ये कहानी मल्टीपल सब प्लॉट्स पे रिलाय नहीं करती। इसकी सिर्फ 2 ही टाइमलाइन होती है, एक भवानी की और दूसरी मास्टर की। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि हीरो के स्टारडम की वजह से हीरो को पूरे फिल्म में 90% स्क्रीन टाइम दिया हो, जिसकी वजह से विलन का कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हो पाता। बल्कि यहाँ पे कहानी जितनी मास्टर की है उतनी ही भवानी की भी है, और इसका खास ध्यान रखने के लिए भवानी को ना सिर्फ एक प्रॉपर ओरिजिन दी गई है, बल्कि अगर देखोगे तो उसकी एंट्री पहले डाली गई है और वहीं पे फिजिकली उसे मास्टर से ज्यादा पावरफुल भी दिखाया गया है। लेकिन यहाँ भी उनकी लिखने की स्टाइल सेम है, जैसे वो हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी बना के उसे दूसरे कैरेक्टर से जोड़ती है, वैसे ही मास्टर और भवानी दोनों की अपनी बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। वो एक कहानी के कैरेक्टर्स नहीं है जैसे कि बाहुबली और भल्लाल देव थे। पर जहाँ स्टोरी टेलिंग की बात आती है तो लोकेश की फिल्मों में डायलॉग्स और विजुअल्स का बैलेंस रहता है। दरअसल स्टोरी टेलिंग में 2 तरीकों का यूज होता है, एक विजुअल्स हेवी जिसे शो डोंट टेल भी कहते हैं, और दूसरा डायलॉग हेवी। जैसे भंसाली की फिल्में डायलॉग हेवी रहती है जबकि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में विजुअल हेवी रहती है। लेकिन अगर तुम लोकेश की फिल्में देखने जाओगे तो उसमें कैरेक्टर्स बोलते कम हैं और उनके एक्सप्रेशन पे ज्यादा ध्यान रहता है। डायलॉग्स भी होते हैं लेकिन वो अपने मेन कैरेक्टर्स को शार्प एंड मिनिमल डायलॉग्स देते हैं। एग्जांपल के लिए केती में दिल्ली बहुत ही कम बोलता है, लेकिन उसका बिरयानी खाना, भभूत लगाना उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बिना बोले ही बता देता है। वही पे दिल्ली इन दोनों को पास्ट में क्या था बताता नहीं है, बल्कि उसका गुंडों को मारना खुद ही क्लियर कर देता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। यही नहीं बल्कि जेल में आने के बाद आदि कलम और दिल्ली एक दूसरे को देखती है और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। जबकि अगर यहाँ पे दूसरा कोई डायरेक्टर होता तो दिल्ली को या फिर आदि कलम को तो एक डायलॉग जरूर देता, लेकिन उनके बीच का कन्वर्सेशन ही नहीं दिखाया गया है, बल्कि उनकी पहचान या फिर उनकी केमिस्ट्री हमें विजुअली ही दिखाई जाती है। यहाँ तक कि जब केती अपनी बेटी से मिलता है तो दोनों के चेहरे ही सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग ज्यादातर विजुअल पे ही रिलाई करते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे डायलॉग भी डाले गए हैं। अब जैसा कि मैंने कहा मास्टर में उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया है। दरअसल वो मास्टर से कमर्शियल सिनेमा में ऑफिशियली एंट्री ले रहे थे, तो तब उन्होंने विजुअल्स के साथ डायलॉग्स का भी काफी अच्छे से यूज किया है। जैसे जेडी का हर बार अपनी पास्ट की कहानी दिखाने की जगह सुनाना, उसकी असली कहानी भी हमें सुनाई जाती है। जेडी का माँ बाप कोई नहीं है, एक जंगली पेड़ की तरह बड़ा हुआ। इस कॉलेज में आने के बाद एक प्रोफेसर से मुलाकात हुई, उससे लगाव की वजह से उसकी जिंदगी में बदलाव आया। वीसी सेल्वम, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड अ हेल्थ इशू। ट्रीटमेंट की जगह पे दैट रियली शैटर्ड जेडी। उसके बाद वो होश में नहीं रहा। दैट ब्लडी अल्कोहल टुक ओवर हिम। वहीं पे भवानी के भी काफी हैवी और मासी डायलॉग्स दिए गए हैं, लेकिन इतने हैवी डायलॉग होने के बाद मास्टर में भी उन्होंने कुछ चीजें बताने की जगह दिखाना ही सही समझा। जैसे कि जेडी की हालत या फिर भवानी की बैक स्टोरी, जहाँ पर हमें कुछ चीजें सुनाई जाती है और कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, यानी कि विजुअल और डायलॉग्स का परफेक्ट बैलेंस।
एक्चुअली में विक्रम इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जहाँ पे विजुअल्स और डायलॉग्स का बैलेंस लोकेश ने सबसे अच्छे से दिखाया है। शुरुआत में विक्रम का मर्डर और ऐसे ही 2 मर्डर को दिखाया जाता है। जब अमर के बारे में बताना स्टार्ट होता है तो उसके साथ वो कैसे काम करते हैं उसके विजुअल्स भी हमें दिखाए जाते हैं। यही सेम पैटर्न आगे भी फॉलो होता है। जब लोगों से जाकर अमर विक्रम की पूछताछ करता है तब 2-3 डायलॉग्स के बाद ही हमें विजुअली विक्रम की स्टोरी दिखाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए उसका दोस्त बताता है कि कैसे वो जिम में दारू पीता था, तभी 2-3 डायलॉग के बाद ही कट लग के हमें विजुअली विक्रम को दिखाया जाता है कि कैसे वो जिम में दारू पीता था, किस तरह से पीता था और कैसे रिएक्ट करता था। और यही चीज पूरे फिल्म में भी कैरी ऑन होती है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि ये सारी चीजें हमें अमर के नजरिए से दिखाई जाती है। यानी कि अमर जिन कैरेक्टर से पूछताछ कर रहा था वो तो सिर्फ उसे बता ही रहे थे और वो खुद ही उस कहानी को इमेजिन कर रहा था और उसके इमेजिनेशन को ही हम विजुअली देख पा रहे थे। और इस क्रिएटिव वे में स्टोरी टेलिंग करना मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन सिंपली मैं यही कह रहा हूँ कि कमर्शियल या मासी फिल्मों का ध्यान रखते हुए उनमें जितनी हो सकती है डायरेक्टर लोकेश कनगराज विजुअल्स और डायलॉग्स का बैलेंस बना के चलते हैं। इसीलिए उनकी फिल्में मासी हो के भी वो टिपिकल साउथ फिल्मों वाली वाइब नहीं आती, क्योंकि यही चीज वो हर एस्पेक्ट में करते हैं। चाहे एक्शन हो, इमोशंस हो, कैरेक्टर्स हो या फिर नरेशन ही क्यों ना हो, हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है और वो ट्राई भी करते हैं। वरना तुमने साउथ के फिल्मों के बड़े बड़े मासी हैवी डायलॉग्स तो सुने ही होंगे। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. 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 अबे साले खैर, अगर हम विजुअल्स की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान ही लेते हैं कि आखिर क्यों उनकी फिल्मों का एटमॉस्फेयर इतनी रॉनेस वाली फीलिंग देता है। देखो क्या है कि लोकेश जिस तरह की फिल्में बनाते हैं उसमें ना तो लव स्टोरी होती है, ना रोमांटिक सीन्स होते हैं और ना बेवजह की कॉमेडी होती है। यानी अक्सर उनकी फिल्मों की सिचुएशन टाइट रहती है और इसी वजह से वो अपनी फिल्मों को डार्क और कोल्ड टोन देती है। और ऐसा करने के लिए वो डार्क और मूडी लाइटिंग का यूज करती है। एग्जाम्पल के लिए केती, जिसको रात में शूट किया गया था, उसमें उन्होंने मिनिमम लाइटिंग का यूज किया था ताकि क्लास्ट्रोफोबिक हाईटेक्स एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सके। वहीं पे लोकेश राज की फिल्में उनके मेटिकुलसली क्राफ्टेड एक्शन सीक्वेंसेस के लिए जानी जाती है, जो न सिर्फ विजुअली स्पेक्टेकुलर होती है बल्कि उनका कहानी में भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उनकी 5 फिल्मों में उन्होंने एक्शन कोरियोग्राफर अनबरीव के साथ कोलैबोरेशन किया है और अनबरीव इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ करती है कि ये सिर्फ लोकेश की फिल्मों के फाइट सीन्स ही नहीं है बल्कि स्टोरी टेलिंग का पार्ट भी है। क्योंकि आप लोकेश कनगराज की फिल्मों को बिना एक्शन के इमेजिन ही नहीं कर सकते। जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन की हर फिल्म का एक अहम पार्ट साइंस होता है, राजकुमार हिरानी की कॉमेडी होती है, अनुराग कश्यप की गाली होती है, उसी तरह से लोकेश का वो अहम पार्ट एक्शन है। और उनकी फिल्मों का एक्शन इतना अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि वो एक्शन को रियलिज्म से रूटेड तो रखते ही है, लेकिन उसके साथ उनके एक्शन को एक स्टाइलाइज लुक भी दिया जाता है ताकि जिन स्टार के साथ वो काम कर रहे हैं उनके स्टारडम को भी जस्टिस दिया जा सके। और वैसे हम उनके फिल्मों को बिना एक्शन के इसीलिए इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि वो टॉपिक ही वैसे चूज करते हैं। और अगर तुम नोटिस करोगे तो वो अपने फिल्मों की क्वालिटी को लेकर इतनी सीरियस होती है कि उनकी फिल्मों में अननेसेसरी अडल्ट सीन या फिर रोमांस नहीं होता। वहीं पे अगर जरूरत ना हो तो लव स्टोरी भी नहीं होती और इवन केती में तो सॉन्ग्स भी नहीं है। और मुझे लगता है कि वो इसी चीज को कैरी ऑन करना चाहते थे, यानी कि सॉन्ग या फिर बेकार की लव स्टोरी वाली चीजें ना डालने को। लेकिन फिर शायद प्रेशर में आके या फिर मार्केटिंग की वजह से उन्होंने भी बाकी लोगों की तरह फिल्मों में अननेसेसरी सॉन्ग्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनके गानों का भी अपना ही क्रेज मार्केट में देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो गानों को एज अ मार्केटिंग की तरह यूज करती है और जितना फोकस वो बाकी सारी चीजों में देती है सेम उतना ही एफर्ट बीजीएम और सॉन्ग्स बनाने में भी डाला जाता है। इसलिए मास्टर से लेकर रोलेक्स तक सभी के कैरेक्टर बीजीएम और सॉन्ग्स काफी फेमस है। हालांकि इसका क्रेडिट अनिरुद्ध को जाता है। When it comes to music, like Ani said in an interview, I have very little knowledge about music, so I'll completely believe him. And I think he has given me more than 30 tracks in my previous films, without difficulty, and all that hits. So I can trust him blindly, and so he will deliver something best.
लेकिन इसके अलावा डायरेक्टर तमिल के क्लासिक ओल्ड सॉन्ग्स का यूज भी अपनी फिल्मों में सरकाज़म या फिर ट्रिब्यूट के तौर पे करते हैं। अब इसको हम टैरेंटिनो से लोकेश कितने इंस्पायर्ड है वो समझते हुए समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें कवर कर लेते हैं। लोकेश कनगराज सिर्फ एक डायरेक्टर ही नहीं है, बल्कि वो एक सिनेफाइल भी है, और इसी वजह से वो तमिल सिनेमा की ओल्ड फिल्मों के ईस्टर एग और छोटी छोटी डिटेल्स को अपनी फिल्मों में ऐड करना पसंद करती है। अगर तुम्हें अपनी वीडियो वाली डिटेल्स बताऊं तो शुरुआत में दिल्ली बिजय से बात करते हुए उसकी आंखों में आंखें नहीं डालता, क्योंकि एक पुलिस वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करने की वजह से ही उसे पकड़ा गया था। तो उसके पास कोई आईडी नहीं थी, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था सर। मास्टर में जेडी दारू की वजह से सच में अपना कंट्रोल खो रहा होता है, इसलिए वो तीर से निशाना नहीं लगा पाता और चिंगम भी नहीं खा पाता। लेकिन यही चीज वो लास्ट में बड़े ही प्रोफेशनली करता है जब दारू पीना छोड़ देता है। भवानी की उंगलियां दीवार पे मारने की वजह से काली पड़ चुकी होती है, और ऐसी ही कई सारी छोटी छोटी हिडन डिटेल्स को वो अपनी फिल्मों में ऐड करना पसंद करती है। पर उन्हें इन डिटेल्स के अलावा सिंबॉलिक चीजें ऐड करने का भी बड़ा शौक है। जैसे एलसीयू का हर कैरेक्टर एक जानवर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही विक्रम की फर्स्ट हाफ में विक्रम का मास्क एक्चुअली में उसकी कई सालों से छिपाई गई आइडेंटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन दिल्ली का इस तरह से बिरयानी खाना उसकी आजादी को रिप्रेजेंट करता है। और यही नहीं बल्कि मास्टर मूवी में जेडी का कड़ा और भवानी के पंच भी उनके कैरेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जहाँ भवानी फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है तो जेडी मेंटली। यही नहीं बल्कि इनके एक्शन सीन्स में भी डिटेलिंग की गई होती है। जहाँ भवानी जितना ताकतवर होता है जेडी उतना ही फास्ट है। अब इस चीज का ध्यान जब भी जेडी या फिर भवानी किसी कैरेक्टर से लड़ती है उस टाइम पे तो रखा गया ही है, लेकिन जब ये दोनों लास्ट में एक दूसरे से लड़ती है तब ये चीज इनके मूवमेंट से पता चल जाती है कि कौन ताकतवर है और कौन ज्यादा फास्ट है। दिल्ली जहां ग्राउंडेड तरीके से लड़ता है जिससे पता चलता है कि वो पावरफुल तो है लेकिन प्रोफेशनल नहीं है, वही दूसरी तरफ लियो और विक्रम किसी ट्रेंड सोल्जर की तरह लड़ती है, क्योंकि वो दोनों प्रोफेशनल्स हैं। तो इन सब से बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कलर पैलेट या फिर नरेशन ही नहीं है जिसकी वजह से लोकेश कनगराज की फिल्में इतनी अच्छी बनती है, बल्कि उसके अलावा वो छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखती है। पर क्यों लोग ऐसा बोलती है कि क्विंटिन टैरेंटिनो से लोकेश कनगराज बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है? उनकी सिर्फ क्लासिक ओल्ड म्यूजिक यूज करने की वजह से ही नहीं बल्कि और भी कई सारे फैक्टर्स इसमें हैं, जैसे कि नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग जिसका यूज लोकेश कैसे करती है ये मैं तुम्हें वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अब टैरेंटिनो भी इसका यूज काफी अच्छे से कर चुके हैं पल्प फिक्शन और किल बिल जैसी फिल्मों में। दूसरी चीज जो लोकेश टैरेंटिनो से इंस्पायर्ड होकर करते हैं वो है स्टाइलाइज्ड कूल कैरेक्टर्स जिनकी कुछ यूनिक हैबिट से ऑडियंस को प्यार होता है। जैसे टैरेंटिनो की फिल्म पल्प फिक्शन का जूलस या फिर किल बिल की द ब्रिज, ये दोनों कैरेक्टर कूल और स्टाइलाइज तो थे ही, लेकिन उनकी हरकतें उन्हें काफी यूनिक और डिफरेंट बनाती थी। और इसी टेक्निक का यूज लोकेश की हर फिल्म में देखने को मिल जाएगा। उनके कैरेक्टर जितने ब्रूटल होते हैं उतने ही स्टाइलिश भी, चाहे वो विक्रम मूवी का संदनम हो जिसकी अपनी दो अलग अलग पर्सनैलिटीज है और मुझे डेविल वाली ज्यादा पसंद है, या फिर मास्टर मूवी का जेडी जो नशे में रह के मुझे ज्यादा कूल लगता है। और यार रोलेक्स के बारे में तो कुछ बोलना उसकी बेइज्जती हो जाएगी, मतलब वो कितना ब्रूटल और कूल है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। खैर कैरेक्टर्स की बात थोड़ी ही देर में डिटेल में होगी ही, पर टैरेंटिनो से इंस्पिरेशन लोकेश ने इसके अलावा वॉयलेंस में भी लिया है। क्विंटिन टैरेंटिनो दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है जो अपनी फिल्मों में वॉयलेंस को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। पर उनकी एक खासियत है, वो अपनी फिल्मों में वॉयलेंस को स्टाइलाइज कर देते हैं, और मुझे लगता है ये शायद इसलिए भी होता है क्योंकि वॉयलेंस करने वाले कैरेक्टर ही स्टाइलिश होते हैं, उनका अपना एक अलग स्वैग दिखाया जाता है। और वैसे एक रीजन ये भी है कि वो वॉयलेंस को
कैरेक्टर डेप्थ और स्टोरी टेलिंग का पार्ट मानते हैं। और मुझे लगता है इस चीज को लोकेश से ज्यादा वांगा ने सीरियस लिया है। संदीप रेड्डी वांगा वायलेंस का यूज ना सिर्फ स्टोरी टेलिंग में करते हैं बल्कि ये दिखाने के लिए भी करती है कि एक कैरेक्टर इन डेप्थ कैसा है, जैसे कि रणविजय या फिर रणविजय का लास्ट में आने वाला डुप्लीकेट। और रही लोकेश की बात तो उन्होंने इस चीज का यूज अपनी सारी फिल्मों में किया है। पर मैं तुम्हें अपने फेवरेट एग्जांपल दे देता हूँ तो विक्रम का संदनम, जो ड्रग्स लेने के बाद शैतान नहीं बनता है बल्कि शैतान है इसलिए ड्रग्स लेके खून खराबा करता है। काफी फिलोसॉफी वाली चीज बोल दी क्या मैंने? ठीक है यार, इससे अच्छा और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो रोलेक्स का एंट्री सीन वैसे ही रहता, बस उसमें से गला काट सीन कट कर देते, तो क्या रोलेक्स का इम्पैक्ट उतना ही पड़ता? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसने जो वायलेंस किया है अब वही उसके कैरेक्टर को डेप्थ देता है। उसके उसी वायलेंस की वजह से वी नो नाउ हु इज ही। पर कैरेक्टर डेप्थ और स्टोरी टेलिंग के अलावा एक चीज जो टैरेंटिनो वाली लोकेश ने यूज की है वो है उन कैरेक्टर्स को स्टाइलाइज बनाना। सिर्फ इसीलिए हमें उनके विलन से घिन नहीं आती जैसे ओल्ड क्लासिक विलन से आती थी, लाइक अपने ओजी अमरीश पुरी जी। उल्टा हमेशा हमें लोकेश के विलन्स पर प्यार आता है। प्यार का मतलब कुछ गलत मत समझ लेना। जैसे कि अभी सभी लोग रोलेक्स की माला जप रहे हैं, मैं वैसे वाले प्यार की बात कर रहा हूँ। पर हाँ, इन सब के अलावा जिस पे सभी का ध्यान जाता है वो है टैरेंटिनो सिग्नेचर स्टाइल, यानी कि ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स का यूज डायरेक्टर की फिल्मों के इंटेंस सीन्स में। और लोकेश कनगराज भी इसी तरह से तमिल सिनेमा के ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स का यूज अपने फिल्मों के सीन्स के सिचुएशन से सरकाज़म क्रिएट करने के लिए करते हैं, जिसका यूज उन्होंने विक्रम, लियो और केती जैसी फिल्मों में बखूबी किया है। लेकिन हाँ, हिंदी डबिंग में उनकी जगह हमें कुछ और ही सुनाया जाता है और मैं भी इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि असली टेक्निक जो कि लोकेश यूज करते हैं टैरेंटिनो की वो तो मैंने आई थिंक तुम्हें बता दी। पर हाँ, सिर्फ क्विंटीन टैरेंटिनो ही नहीं है जिसने लोकेश कनगराज को इंस्पायर किया है। दरअसल लोकेश सिनेमा के कई सारे लेजेंड से इंस्पिरेशन लेते हैं और उन्हीं में से एक है जॉन वू, द लेजेंडरी हांगकांग एक्शन फिल्म मेकर, जो अगेन अपने स्टाइलिश, इमोशनल और बैलेटिक एक्शन फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। इनके गन फाइट सीक्वेंसेस किसी डांस नंबर की तरह कोरियोग्राफ किए जाते हैं, स्लो मोशन में, स्टाइलिश और सिंबॉलिक वे में, जिसका हेवी इंस्पिरेशन तुम्हें विक्रम, लियो और इवन केती में भी दिख जाएगा। तो ओवरऑल बात यही है कि लोकेश ने किसी स्टूडेंट की तरह दुनिया भर के महान फिल्म मेकर से फिल्म मेकिंग की कई सारी चीजें सीखी है और बड़ी स्मार्टली उसका यूज अपनी फिल्मों में किया है। वैसे जॉन हू की दो और चीजों से वो हेविली इंस्पायर्ड है, एक इमोशनल एंगल और दूसरा मास्क आइडेंटिटी एंड मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी। और इसकी बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हम कैरेक्टर आर्क पे बात करने वाले हैं। दरअसल जॉन वू की फिल्मों में लॉयल्टी, बिट्रेयल, फ्रेंडशिप और फैमिली सेंटर में होती है। क्या तुमने ऐसा कुछ लोकेश कनगराज की फिल्मों में नोटिस किया है? दरअसल उनकी भी हर फिल्म में हीरो का कोई अपना मर चुका होता है जिससे उसकी लाइफ बदल जाती है और हमें प्रेजेंट में वही लाइफ दिखाई जाती है। जैसे कि विक्रम की जो स्टोरी अमर बताता है उससे पता चलता है कि विक्रम की फैमिली को मार दिया गया था, सिर्फ उसका बेटा बचा था, इसीलिए वो रिटायर हो गया था, यानी कि उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। मास्टर में भी जेडी अपने प्रोफेसर के मरने की वजह से ही इतनी शराब पीता है। सेम लियो में भी उसकी बहन मरने के बाद वो सब कुछ छोड़ के पार्थिबन बन जाता है और दिली भी उसी तरह से अपनी बीवी के मरने के बाद अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। पर सवाल यही है कि इतनी सिमिलर बैक स्टोरीज आखिर लोकेश कनगराज अपने कैरेक्टर्स को देते ही क्यों है, खास करके हीरोज को? और इसका आंसर है हीरो की करंट सिचुएशन। जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्टर हाइपरलिंक स्टोरी स्ट्रक्चर जो उन्होंने माना गारम में यूज किया था उसके ही इन्फ्लुएंस में आके अपनी अगली फिल्मों में भी मल्टी सब प्लॉट्स का यूज करते हुए आए हैं। तो उसी में हीरो का एक ऐसा प्लॉट होना जरूरी है जो बाकी कहानियों से अलग हो। तो ये तो हो गई एक वजह, और दूसरी वजह है इस तरह से एक इमोशनल पास्ट देके वो उस कैरेक्टर के लिए सिंपैथी भी गेन करते हैं और फिर उसे बाकी सब प्लॉट के साथ या फिर दूसरी कहानियों में जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जाता है। इसीलिए अगर तुम नोटिस करोगे तो उनके कैरेक्टर्स कभी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते।
जैसे कि दिल्ली को विजय के ब्लैकमेल करने की वजह से पुलिस वालों को बचाना पड़ता है। मास्टर में भी सेम सिचुएशन होती है। सुधार ग्रह के बच्चों को पढ़ाना तो दूर, उनके बारे में जानने में भी जेडी को इंटरेस्ट नहीं होता। पार्थिबन भी अपनी बहन की वजह से अपने पास्ट को छोड़ के एक अच्छी खासी पारिवारिक लाइफ जी रहा होता है और उसी तरह से विक्रम भी उस हादसे के बाद अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा होता है। तो बेसिकली ये हीरोज का एक डाउनफॉल क्रिएट करके उसका यूज उसके राइज के लिए करते हैं और इसी डाउनफॉल की वजह से उनके राइज का इतना इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि जब दिल्ली विजय के प्रॉब्लम से फुल्ली इंगेज हो जाता है, वहीं पे मास्टर अपने डाउनफॉल के बाद दारू वारू छोड़ के इन्हें सुधारने का बीड़ा उठा लेता है और विक्रम सारी दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। अब वैसे तो ये डाउनफॉल और राइज वाली चीजें कोई नई नहीं है, हम बहुत ही पुराने जमाने से लेकर आज तक ये चीजें हर फिल्म में देखते आए हैं। जॉन विक, सुल्तान और यहाँ तक कि अभी आई F1 में भी एवं जैक स्पैरो की तो पूरी फ्रेंचाइजी ही इस कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है, जहाँ पे हर फिल्म में हमें उसका डाउनफॉल और राइज दिखाया जाता है। पर ये चीज इतनी पुरानी होके भी इतनी कारगर क्यों है, इसके कुछ खास रीजन है। पहला, जब हमारा हीरो फेलियर से स्ट्रगल करता है तब हम उससे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर से एक साधारण इंसान लगने लगता है। जैसे कि जेडी के फेलियर से हम सभी कनेक्ट कर पाते हैं और तुम सब जानते हो कि इतना रिलेट क्यों कर पाते हैं। दूसरा रीजन, हमें कैरेक्टर्स को चेंज होता हुआ, टूटता हुआ, ग्रो होता हुआ देखना पसंद है। एक ऐसा कैरेक्टर जो शुरुआत से सेम है तो उसको देखने में कुछ खास मजा नहीं आता। मतलब अगर हीरो हमेशा जीतता ही है बिना किसी स्ट्रगल के तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। उसके अलावा हीरो का डाउनफॉल इमोशनल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। ऑडियंस उसके स्ट्रगल को देखते हुए हर पल ये सोचती है कि ये कब कमबैक करेगा और इसी इमोशन का फायदा लोकेश हर बार लेते हैं। वो पहले अपने हीरो को ब्रोकन दिखाते हैं और फिर उसका कमबैक करवाते हैं। पर हीरो के अलावा उनके विलन्स भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो अपने विलन्स को स्टाइलाइज बनाना पसंद करते हैं और उनके विलन जो है वो पूरी तरह से विलन भी नहीं होते, बल्कि उन्हें एंटी हीरो की तरह दिखाया जाता है। इसलिए उनकी कहानी भी किसी हीरो की तरह ही दिखाई जाती है। जैसे कि विक्रम मूवी में संदनम की आइकॉनिक एंट्री को ही देख लो या फिर भवानी की ओरिजिन को देख लो। केती और मानागरम में ये चीज नहीं होती, क्योंकि वो फिल्म में हीरो और विलन से ज्यादा कैरेक्टर्स पे फोकस करती थी। और लियो में हमें लोकेश ये नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने विलन को प्रॉपर स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया। इसीलिए लियो में कोई लेजेंडरी विलन है ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा फोकस लियो और पार्थिबन की मिस्ट्री को बिल्ड करने और उसे लास्ट में ग्रैंड रिवील देने में ही था। और इसीलिए बेचारे दोनों दास भाई के कैरेक्टर्स अंडर डेवलप रह गए। पर कैरेक्टर की बात है तो हीरो और विलन के अलावा वो अपने साइड कैरेक्टर्स को भी इस तरह से ही प्रेजेंट करते हैं कि वो स्क्रीन प्ले में एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। जैसे कि केती का नेपोलियन, या फिर मानागारम का ये ड्राइवर, या फिर विक्रम की सारी टीम, और यहाँ तक कि संदनम के कुछ परिवार वाले भी। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि वो ऐसा मल्टीपल सब प्लॉट की वजह से ही कर पाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग कहानियां होने की वजह से साइड कैरेक्टर्स को भी स्क्रीन देनी पड़ती है और इसलिए उनके कैरेक्टर्स भी डेवलप हो पाते हैं। और जिसमें उन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, जैसे कि लियो या फिर मास्टर। कमाल है, दोनों विजय की ही फिल्में हैं। उसमें साइड कैरेक्टर्स इतने आइकॉनिक नहीं है, क्योंकि उसमें स्टोरी का फोकस प्रोटैगोनिस्ट पे ज्यादा होता है। तो शायद अब तुम समझ चुके होंगे कि कैसे ह्यूमन इमोशन से खेल के लोकेश अपने कैरेक्टर्स को बनाती है। लेकिन तुम अगर अब भी समझ नहीं पा रहे हो तो चलो मैं बोनस में तुम्हें एक लास्ट इमोशन भी बता देता हूँ, जिसका यूज हमेशा लोकेश अपने कैरेक्टर्स को ऑडियंस से जोड़ने के लिए करती है। वो है फैमिली। केती में दिल्ली के साथ विजय की बेटी भी दिखाई जाती है। सोचो अगर विजय मर गया तो? यही सवाल सबके मन में भी आता है, क्योंकि वो साला इतना मरता पिटता काटता रहता है। सवाल तो आएगा ही। वहीं पे विक्रम में बेटे के मरने का इमोशनल एंगल तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा फोकस विक्रम और उसके पोते की इमोशंस पे रखा गया है। लियो में भी मरने वाले और मारने वाले दोनों ही लियो के परिवार वाले ही होते हैं, लेकिन हाँ मास्टर के वक्त थोड़ा सा अलग जाके स्टूडेंट और मेंटोर वाले इमोशंस का यूज किया है। पर यहाँ भी एक चीज कॉमन है, बच्चे, यानी कि बच्चों से जुड़े इमोशंस। और इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे जॉन वू की तरह ही डायरेक्टर लोकेश कनगराज भी अपने कैरेक्टर्स को इमोशनल एंगल देके ऑडियंस से कनेक्ट करवाते हैं और इन्हीं इमोशंस की वजह से उनका क्लाइमैक्स खास बनता है। अब मैंने ये पहले भी केती वाली वीडियो में बोला था कि कैसे लोकेश कनगराज पूरे फिल्म में एक टेंशन को बिल्ड करते हैं और उसका पे ऑफ हमें लास्ट में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मास्टर मूवी में पूरी फिल्म दो कहानियों पे फोकस करती है, जेडी
और भवानी। लोकेश ने विलन और हीरो को इतने बराबरी पे रखा है कि जरा जरा से सीन्स पे कट लगा के हमें उनकी कहानी को दिखाया जाता है। यानी कि जैसे 4-5 मिनट के लिए जेडी को दिखाया, फिर वापस से भवानी को दिखाया और फिर वापस से जेडी को। जैसे इधर मास्टर को जेल में डाला जाता है और उधर भवानी अपने आखिरी दुश्मन से मिलने जाता है। इधर जेडी गुंडों को मारने लगता है और कट करके उसी के बीच में हमें भवानी को दुश्मन को मारते हुए दिखाया जाता है। अब इतना ज्यादा दोनों पे फोकस होने के बाद भी ये लास्ट तक एक दूसरे से नहीं मिलते, यानी कि इनकी फाइट को पूरे फिल्म में बिल्ड किया जाता है और फिर लास्ट में बूम। यही चीज विक्रम में और लियो में भी हुई है और केती में भी, पर विक्रम को छोड़ के केती और लियो में इमोशंस काफी अलग थे, इसलिए उसका पे ऑफ भी लास्ट में अलग होता है। जैसे कि केती में कोई मेन विलन नहीं होता जो कि दिल्ली से लड़ सके, तो जिस इमोशंस को पूरे फिल्म में बिल्ड किया जाता है वो होता है दिल्ली का अपनी बेटी से मिलना, और जब वो दोनों मिलते हैं तो उनके रिएक्शन से वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। वहीं पे इसी इमोशन को लियो में डायरेक्टर ने उसके आइडेंटिटी के साथ बिल्ड किया, जहाँ पूरी फिल्म वो लियो है कि नहीं है इसी मिस्ट्री को बिल्ड करती है सिर्फ इस सीन के लिए। हालांकि इस चीज ने इतने अच्छे से पे ऑफ नहीं किया, क्योंकि सबकॉन्शियसली पार्थिबन के और बाकी कैरेक्टर्स के एक्शन से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि वो लियो है। हाँ, ये चीज तब काम करती जब स्क्रीन प्ले कुछ इस तरह से होता कि ऑडियंस बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाती कि ये पार्थिबन नहीं बल्कि लियो है। मतलब कि हम उसे लास्ट तक पार्थिबन ही समझते, पर लास्ट में वो खुद ही कबूल कर लेता कि वो लियो है। तब ऑडियंस को एक बड़ा सदमा लगता, यानी कि हमें वो सेटिस्फेक्शन या फिर पे ऑफ मिलता जो कि लोकेश कनगराज देना चाहते थे। पर इन सब में मानागारम 2 कदम आगे है, क्योंकि उसका क्लाइमैक्स देखकर तुम्हें सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, पर ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी शुरू हुई है। मतलब जहाँ पे एंड करते हैं वहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा अबे रुको यार, अभी तो कहानी स्टार्ट कर रही है, क्योंकि यार अब तक तो ये लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, अभी तो एक दूसरे को जाना है। तो जब ये एक दूसरे को जानते हैं तो एक क्यूरियोसिटी भी बिल्ड होती है कि अब आगे क्या। और इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि लोकेश कनगराज के करियर में उनकी पहली फिल्म मानागारम स्पेशल है। और यार मैं उन्हें ऐसे हाइपर लिंक वाले नरेशन के साथ फुल्ली इंगेज होके मानागारम जैसी एक फिल्म दोबारा बनाते हुए देखना चाहूंगा।